Hello all. We are starting with the new chapter, that is fourth chapter, gains from international trade. हमने लास्ट टाइम थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था गाइस. होप तुम लोग ने वो लेक्चर देख लिया है and you are clear with for second and third chapter, and we are starting with the fourth chapter, that is gains. The word gain is very important for you all to understand. इंटरनेशनल ट्रेड क्या है वो तो हमने समझ लिया, राइट? What is international trade? We have understood, right? You can also say what is international trade. It is nothing but exchange of goods, right? Now, what do you mean by gains, guys? Yes, gains means profit. Now, exchange of goods ज्यादा नहीं लगता है तुम लोगों को? तुम लोग ने कुछ बोला नहीं मुझे exchange of goods ज्यादा है, right? Exchange of goods with whom? Between countries. तो ही तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा ना गाइस, राइट? बोरिवली से कांदिवली में गुड्स को पास ऑन कर रही हूँ, एक्सचेंज कर रही हूँ, देन दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड? नो. इंटरनेशनल ट्रेड इज दैट ट्रेड where goods are exchanged between the countries, जैसे इंडिया और अमेरिका, इंडिया और चाइना, चाइना एंड यूएसए, that is called exchange of goods between the countries, right? And जब भी ये गाइस एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है तभी दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ये हमने पढ़ा था. वो एग्रीमेंट होने के बाद जब भी एक्सचेंज होता है गुड्स, तभी हम एक दूसरे की कंट्री को प्रॉफिट भी होता है, तो ही ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स पॉसिबल होते हैं. अदरवाइज इफ देर इज नो प्रॉफिट, इफ देर इज नो गेन, then there will be no trade between the countries. Clear? Now, अभी एक बात ये बताओ कि how can we gain more from international trade? क्योंकि तुम लोग को अगर पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट गवर्नमेंट जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तभी गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट हमें डिस्काउंट देती है, या फिर यू कैन से एज गवर्नमेंट हमें टैक्स नहीं भरना है वो हमें सब्सिडी दे देती है, क्योंकि बाहर की करेंसी हमारे कंट्री में आ रही है, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So government is helping us by what? By giving us subsidies for exporting the goods from here to other countries, right? Now, अभी ये तो पता है कि हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसे करते हैं, हमारे दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट कैसे होता है, पर गेन कैसे होता है वो तुम लोग ये चैप्टर में पढ़ोगे. हाउ दिस प्रॉफिट would be earned by the countries that you all are going to learn. First, सबसे पहली चीज तुम लोग को क्या सीखनी है पता है? You have to learn the difference between cost and price. Cost difference and price difference. ये दोनों क्या है? So first tell me, what do you understand by cost and price difference, right? Basically cost क्या होता है guys? Cost is nothing कि चलो ये समझ लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि you are running a business and what things do you need to run the business? चलो बिजनेस स्टार्ट करना है तुम लोगों को, तो क्या क्या चीजों की तुम लोग को जरूरत पड़ेगी?
सबसे पहले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, फिर मुझे लैंड चाहिए, मुझे लेबर सॉरी कैपिटल चाहिए, और मैं खुद, और यू, when you are opening your business then you are yourself, you are the entrepreneur, right? These four things you know. चलो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये चार चीजें की ही जरूरत है. You need the furniture, you need electricity, you need machineries, and many more things are there that you need for the business, right? Right? Then whatever input you need to run the business, that is cost. Clear? Input, whatever input. कोई भी इनपुट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस को रन करने के लिए कोई भी चीज की जरूरत है, दैट इज कॉस्ट. नाउ व्हाट इज प्राइस? और जो भी चीज, और ये जो इनपुट तुम लोग जो गैदर कर रहे हो अपनी बिजनेस को चलाने के लिए, उस बेसिस पे तुम लोग प्राइस डिसाइड करोगे. दैट, अभी ये समझ लो कि पर प्रोडक्ट व्हाट विल बी द प्राइस, राइट? पर प्रोडक्ट क्या प्राइस रहेगा? दैट विल बी योर कॉस्ट डिफरेंस पर प्रोडक्ट. अभी ये समझ लो कि डेयरी मिल्क है वो 5 रुपए का है, राइट? डेयरी मिल्क 5 रुपीज की है, पर उसकी मेकिंग के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए उसके अंदर इनपुट कितना था, उसके अंदर लोगों की मेहनत कितनी थी, मशीनरीज की मेहनत कितनी थी, उसके बाद वो 5 रुपीज का डेयरी मिल्क तैयार हुआ है और आपको मिल रहा है. जो 50 रुपीज का हमें डेयरी मिल्क सिल्क मिलता है, तो उसके अंदर कितनी सारी चीजें वो लोग ने ऐड की है, डाली है, वो शेप चेंज हुआ है उसका, फ्रूट एंड नट है तो ड्राई फ्रूट यूज किए हैं, मेनी मोर थिंग्स. तो उसके लिए उसका कॉस्ट 50,000 है, 50 रुपीज है. एंड 50,000 अगर तुम लोग समझ लो कि 50,000 का इनपुट है, तो उसके सामने मैं जो प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, तो पर यूनिट उस पर डिपेंड होगा. पर प्रोडक्ट प्राइस उस पर से डिसाइड होगा कि मेरा कॉस्ट कितना है, राइट? नाउ पर प्रोडक्ट व्हाट विल बी द प्राइस, अभी तुम लोग को क्लियर है? जो पर प्रोडक्ट प्राइस होगा वो तुम लोग का कॉस्ट डिफरेंस है, राइट? एंड कॉस्ट डिफरेंस क्यों? क्योंकि हमने जो इनपुट ऐड किए हैं, उसके बाद उसमें से जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, दैट विल बी योर प्राइस. फाइनल प्रोडक्ट क्या है? मेरा डेयरी मिल्क तैयार हो गया, दैट विल बी माई 10 रुपीज डेयरी मिल्क, दैट इज माई फाइनल प्राइस. क्लियर? नाउ, so now cost and price is the final product which you will get from your customer. कॉस्ट और प्राइस क्या है? हमारे कस्टमर्स के पास से हमें इनकर हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा. तो अभी तुम लोग क्या समझोगे पता है? दैट हाउ प्राइस इज वेरिंग एंड व्हाट we have to take into consideration for the price. प्राइस के लिए क्या वेरी करता है, एंड मुझे कौन सी चीजें प्राइस को डिसाइड करने के लिए आई हैव टू टेक दैट थिंग्स इनटू कंसिडरेशन.
तभी प्राइस एक प्रोडक्ट की डिसाइड होती है, राइट। नेक्स्ट क्या है, हियर you will understand how cost can take an important part while deciding the price, right? Cost will play, cost एक बहुत important role है guys, क्यों? क्योंकि मैं जितने भी इनपुट्स यूज कर रही हूँ वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो चीजें मेरी यूज हो रही है उस पर से डिसाइड होगा कि मेरी फाइनल प्राइस, प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस क्या होने वाली है, राइट। उस पे से मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा, राइट। वो मुझे गेन कर रहा है, मुझे लॉस मिल रहा है, दैट आई विल अंडरस्टैंड। अगर मैं मेरे बिजनेस में आई एम incurring the cost and I am earning more than the cost, then that is my profit, then that is my gain. And if I'm not incurring the cost and I'm earning less, then that is my loss. I am not earning the profit. Clear? From cost, now next thing you are going to learn that from cost you are going to learn that whether you are in profit or in loss. सबसे पहली चीज ये, जैसे मैंने 50,000 का एग्जांपल दिया, अगर ये मैं ज्यादा पूरा अर्न कर लेती हूँ और समझ लो कि मैंने 70,000 अर्न किया है, देन इट इज माय गेन। एंड 50,000 भी मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ, आई एम अर्निंग 40,000, देन दिस इज माय लॉस, राइट। तो इसपे से मेरे बिजनेस में मुझे समझना चाहिए कि भाई मुझे कुछ चेंजेस लाना है मेरे प्रोडक्ट में, मुझे मेरे प्रोडक्ट में वेरिएशन लाना है, मुझे मेरे कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, ये करना है, वो करना है, कि ये ट्रेडिंग पॉलिसी या फिर इंटरनेशनल ट्रेडिंग ज्यादा से ज्यादा मुझे गेन कर सके, राइट। नाउ ये चैप्टर में तुम लोग को पूरा इंट्रोडक्शन गाइस दिया है मैंने कि क्या है ये। Now what we are going to learn in this chapter पहले देख लेते हैं, फिर एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं and then we'll move further. Introduction, reciprocal demand, offer curves, gain, increase in production, increase in consumption, higher economic welfare, dynamic gains, and factor determining gains from trade. ये सारी चीजें we are going to learn. Now introduction, see this. What I have explained, यही सारी चीजें इंट्रोडक्शन में है। इंट्रोडक्शन is the international trade based on difference in price of goods and services in different countries, right? Price difference reflects the difference in cost of production, and cost difference are due to difference in factor prices. अभी ये cost decide हो जाएगा तो price decide होगा। Each country differs in natural resources, quantity, quality of labor, technology, and in other inputs which go into production of goods and services. Clear? Accordingly, each country specializes in product of those goods and services which it can produce at lower cost of production and export them after meeting the domestic demand. After meeting the domestic demand मतलब मेरे कंट्री की नीड्स तो पहले कंप्लीट हो भाई। इंडिया की जो नीड्स है, इंडिया में जितनी भी मुझे मेरे कंपनी की प्रोडक्ट्स की जरूरत है वो तो पहले कंप्लीट हो, उसके बाद मैं एक्सपोर्ट करने की सोचूं। अगर मैं मेरे इंडिया की ही छोड़ के, इंडिया की नीड्स को छोड़ के मैं बाहर एक्सपोर्ट करूं तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, मेरे कंट्री का ही नुकसान होने वाला है।
इंडिया को तो पहले दो, उसके बाद we'll think to export, right? And import the goods and services which are available at lower price in other countries. और जो चीज की हमें जरूरत है, जैसे हमने रिकार्डियन थियोरी में पढ़ा था कि वो लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, राइट? वैसे ही मेरी कंट्री में अगर लेबर गुड्स बनते हैं और उधर अमेरिका में कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजिकल गुड्स ज्यादा बनते हैं, तो वो अगर मुझे लोअर प्राइस में मिल रहा है तो वो मैं इंपोर्ट करूंगी और ये गुड्स मैं वहां पर एक्सपोर्ट करूंगी, राइट? नो इकोनॉमी एट प्रेजेंट इज ऑटोटार्टिक. Autotartic means what, guys? Autotartic means self-sufficient. Right? Autotartic means self-sufficient. No economy, कोई भी इकोनॉमी प्रेजेंट में कोई भी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. अगर सेल्फ सफिशिएंट होती तो ट्रेडिंग की जरूरत ही क्यों है भाई, राइट? With no international economic relation, therefore countries in the world are open, interdependent, thus entry to trade thereby enjoys benefit after arising out of international trade. Gains from international trade are in the form of increase in production, cheaper goods and services, and increase in consumption on higher level of welfare and many other related advantages, including socio politics. अभी एक चीज है गाइस, गेन्स कब होगी? जब इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा तब, जब गुड्स एंड सर्विसेज मुझे चीपर रेट में मिलेंगे तब, और अगर चीपर रेट में मिल रहे हैं तो कंजम्पशन भी ज्यादा ही होगा. इफ कंजम्पशन इज मोर, द हायर लेवल ऑफ वेलफेयर एंड मेनी अदर एडवांटेज विल बी इंक्रीज्ड. तो अभी गेन्स इन इंटरनेशनल ट्रेड तब होगा जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और वो भी we'll get good quality of goods in cheaper rates, and this will give the higher level of consumption, right? Next is reciprocal demand. Reciprocal demand क्या है? Reciprocal demand, guys, is nothing but mutual demand. समझ में आ रहा है? Mutual demand means what? Both countries needs दोनों कंट्रीज को गुड्स चाहिए. म्यूचुअल डिमांड मतलब मुझे भी चाहिए और तुझे भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो ही ये रेसिप्रोकल डिमांड होगी. रिकार्डियन थियोरी, trade is based on the cost of production, right? It is based on cost of production in terms of labor, exchange ratio, terms of trade, both internal and international, is determined by the cost of production as explained in his well-known example of England and Portugal. तुम लोग को अगर याद है तो वो वाइन और yes, wine and cloth, right? वाइन और क्लॉथ का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, वो दोनों जन दे आर गोइंग टू स्पेशलाइज इन वन ईच थिंग एंड देन दे विल एक्सचेंज द गुड्स. म्यूचुअल डिमांड मतलब मुझे भी डिमांड होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के लिए और तुम्हें भी डिमांड होनी चाहिए मेरे प्रोडक्ट के लिए. दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल डिमांड. जॉन स्टुअर्ट मिल ने, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है,
brought in demand factor, brought in demand factor, डिमांड फैक्टर को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है और टर्म्स ऑफ ट्रेड उन्होंने एक्सप्लेन किया है. What the reciprocal demand is a mutual demand for each other goods of trading partners. जैसे मैंने बताया, मुझे भी नीड है, आपको भी नीड है, तो ही ये रेसिप्रोकल डिमांड, जॉन स्टुअर्ट मिल का डिमांड फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड रेसिप्रोकल डिमांड, ये पॉसिबल है. It is the strength and the elasticity of one country's demand for an another country's commodity in exchange for its own good at different price ratios of export and import. Clear? Now, Mill's theory of reciprocal demand is explained on the basis of the following assumptions. Obviously, assumptions है दो countries, कंपल्सरी दो कंट्रीज होनी चाहिए, ये तो हमें भी पता है यार. टू कंट्रीज, टू कमोडिटीज, मेरी कंट्री का एक स्पेशलाइजेशन, आपकी कंट्री का एक स्पेशलाइजेशन. मेरे को आपके प्रोडक्ट का डिमांड होना चाहिए, आपको मेरे प्रोडक्ट का डिमांड होना चाहिए, मेरी कंट्री जो बना रही है वो. प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. नाउ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या है भाई? कांस्टेंट रिटर्न मिलना चाहिए, वो जो डिमांड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कि मैंने आज एक बार मंगवा लिया देन इट इज ओवर, नो, मैं फिर इट शुड बी रिकरिंग, तो ही मुझे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेगा. नेक्स्ट इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं मिलेगा. मार्केट ऑपरेट्स एंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, हमें पता है व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. हाँ, इससे एम्प्लॉयमेंट फुल मिलेगी. वो कंट्री में जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड है, एटलीस्ट इफ दे आर केपेबल, देन देयर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट फॉर देयर पीपल. फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, फ्री ट्रेड, मैं आप लोग के पास भेजूं, आप लोग मेरे पास भेजोगे, you can say as it will be as a barter system. Trade is based on the comparative cost difference. Clear? Comparative cost difference हमने पढ़ा है. Now यहाँ पे एक example दिया है वो लोग ने, वो देखते हैं. Based on the above assumptions, let us take the example of India and China trading in price and cloth. Now, production given by labor days. Labor days को देखकर production decide हुआ है in both the countries. Now here is food and cloth. India and China. Food is produced, India is producing food 18, labors and cloth 12. Domestic exchange ratio is 0.66. And China for food is 20 and cloth is also 20. So if you can see, China is good in both food and cloth. But अगर इसका अगर हम लोग रेशियो देखेंगे, then accordingly India is going to specialize in the production of food and China in cloth. Now see, India फूड को प्रोड्यूस करेगी तो उनको प्रॉफिट होगा, एंड चाइना विल प्रोड्यूस क्लॉथ तो उनको प्रॉफिट होगा. अगर चाइना फूड को प्रोड्यूस करेगी तो उन लोग को थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, बिकॉज इफ यू कैन सी इंडिया इज प्रोड्यूसिंग फूड, देन वी हैव मेनी वेराइटीज ऑफ फूड दैट वी आर हैविंग इन इंडिया. जैसे हम इतने सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, वैसे ही हमारे पास उतनी सारी वेराइटीज हैं. हम चाइना में वो लोग जो चाइनीज खाते हैं, वी आर मेकिंग दैट ऑल्सो हियर, so we can produce that also. Then we are far more better in food, and China is going to produce in cloth. The comparative disadvantage for India, the comparative disadvantage for India in production of food is less than cloth, that is 9:10 is less than 6:10, right? ये
फूड का है इंडिया के लिए और ये क्लॉथ का है। तो ये क्या है, ज्यादा मुझे लॉस हो रहा है 6:10 एंड यहाँ पे कम हो रहा है, तो मैं ये फूड ज्यादा प्रोड्यूस करना प्रेफर करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? द ट्रेड विल बी बेनिफिशियल टू बोथ the countries as long as India gets more than 0.66 cloth for 1 unit of food. यहाँ पे अगर तुम लोग ने देखा ये इतना वो लोग को इंडिया को ज्यादा मिल रहा है. And China obtains 1 unit of food by giving less than 1 unit of cloth. Clear? China is giving less than 1 unit of cloth, but जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है क्लॉथ को, तो इंडिया को 0.66 क्लॉथ ज्यादा मिल रहा है 1 unit ऑफ फूड के सामने. क्लियर? इन द एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड, the actual terms of trade however depends on the reciprocal demand, that is called mutual demand. The strength and elasticity of each country's demand for other countries' products. If India's demand for cloth is intense, then India will trade with China as long as it receives more than 66 cloth for 1 unit of food. Similarly, China क्यों trade करेगी? क्योंकि China will trade with India if it gets 1 unit of food, 1 unit of food by giving less than 1 unit of cloth. 1 unit of cloth से थोड़ा सा कम वो लोग देंगे, but then too India is having profit of how much? That is 0.66 more cloth they are getting. Clear? The exact exchange ratio depends on the reciprocal demand. The country whose demand is intense for another country's product would trade at the ratio closer to its internal exchange ratio. अभी इंटेंस होना चाहिए, मुझे जरूरत होनी चाहिए कि भाई नहीं मुझे चाइना का ही क्लॉथ चाहिए, आई नीड दैट क्लॉथ. वो अगर इंटेंस होगा तो ही मैं लूंगी उसके पास से, चाइना के पास से, तो ही मेरे पास एक ट्रेडिंग होगा, तो ही एक रेसिप्रोकल म्यूचुअल डिमांड होगा हम लोग के बीच में. अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा. राइट? नेक्स्ट इज ऑफर कर्व. दैट इज जेएस मिल्स कॉन्सेप्ट. मिल ने कॉन्सेप्ट निकाला है रेसिप्रोकल डिमांड का. was presented by Alfred Marshall and Francis Edgeworth through offer curves. An offer curve is graphical representation of reciprocal demand, indicating various quantities of export a country is going to offer for various quantities of import as a succession of possible term of trade. The offer curve differs from the ordinary demand and supply curves because offer curve क्यों डिफर करता है ऑर्डिनरी डिमांड और सप्लाई कर्व से, वो यहाँ पे वो लोग ने रीजन दिया हुआ है. रीजन सबसे पहला पढ़ते हैं. द ऑर्डिनरी डिमांड कर्व एक्सप्रेसिंग वेरियस क्वांटिटीज. Ordinary demand curve expressing various quantities of commodity demanded at different prices normally slopes downward from left to right. अगर तुम लोग देखोगे ये डायग्राम है, ये y एक्सिस है, x है, always demand curve is downward. This is dd. And the ordinary supply curve expressing the various quantities of commodities supplied at different prices slopes upward from left to right. Both are in the going from left to right, but demand is going from
here to here, and supply will go in the positive direction, that is this, right? The offer curve, on the other hand, can be viewed either as a demand for one commodity in terms of other, or supply of one commodity in return for other. Clear? अगर तुम लोग डिमांड देखोगे, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व कैसे जाएगा, लेफ्ट टू राइट, बट इट विल स्लोप फ्रॉम अप टू डाउन, राइट? दैट विल बी द डिमांड कर्व। एंड सप्लाई कर्व, वो डाउन से अप जाएगा, इट विल गो इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज आवर सप्लाई कर्व। The normal demand curve explains the relationship between the price and the quantity, whereas offer curve uses the concept known as representative bale. According to Marshall, a typical bale signifies the constant amount of countries exportable. ये बहुत important है, ये underline करो। Constant amount of countries exportable मतलब क्या? It is nothing means there should be a constant demand of a country for goods. अगर ये चीज नहीं है कि इंडिया जो फूड बना रही है वो चाइना भी ले रही है, फिर वो अमेरिका भी ले रही है, फिर वो जापान भी ले रहा है, इफ दैट डिमांड गेट्स एंड, या फिर वो कांस्टेंट नहीं रहा, वहां पे बीच में एक ब्रेक आ गया, तो कंट्रीज, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्टेबल वहां पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मुझे जो प्रॉफिट हो रहा था, मुझे जो गेन हो रहा था, वो मुझे मिलेगा नहीं। डायग्राम दिया है देखो, इन द डायग्राम 4.1 वी हैव इंडियाज ऑफर कर्व OI, India's offer curve, that is OI. This is India. And this is OR is Russia. Clear? Now, तुम लोग डायग्राम देखो, आई एम रीडिंग द theory is given down only, but if I am reading that theory from here, then you would not be able to understand the diagram. So just concentrate on diagram. I am reading the theory also and explaining you the diagram also. In figure terms of in figure 4.1, the terms of trade determined by the intersection of the offer curve of India, that is OI, and Russia, that is OR, at point E. ये point E है, वहां पे क्या हो रहा है, E means that is equilibrium point. Both the demand is same, equilibrium point पर same होता है. OB and OA, OB and OA क्या है, are the domestic price ratio of two countries. Domestic price, मेरी कंट्री इंडिया की प्राइस रेशियो दिखा रहा है. And here right, these both are the domestic price. Now
domestic price ratio of two countries which shows the exchange rate at home between the two countries. exchange rate दिखा रहा है, actual rate दिखा रहा है. इंडिया क्या ऑफर कर रहा है रशिया को? ON of X. ON कहाँ है? देखो ON रशिया को ऑफर कर रहा है, राइट, ऑन X एक्सिस. And Russia offers what? India offers ON of X and NE of Y and gets NE. NE क्या है? इतना क्या मिल रहा है? ये इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया को NE मिल रहा है, किसके सामने? ON वो रशिया को दे रहा है, तो उसके सामने NE इंपोर्ट कर रहा है इंडिया. रशिया उन्हें NE of goods import दे रहा है from Russia. That and Russia offers NE of Y against ON of X. Clear? Now, India within its economy has the exchange rate shown by OB line. OB line क्या है? ये exchange rate है. Right? Where ON of X, it gets NL of Y. NL ये पार्ट दिख रहा है, ON of X gets NL of Y. By entering into trade with Russia, it gets NE of Y. NE कितना मिल रहा है? इंडिया को मिल रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है किसके सामने? ON के सामने. That is LE of Y, which is more than what it gets at home. ये देखो LE जो है इंडिया को डोमेस्टिक में इतना मिलता है, राइट. LE पार्ट मिल रहा है, ये पार्ट. पर जब भी वो रशिया के साथ कर रहा है, रशिया के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, तभी उसे NE तक उसे गुड्स इनकर हो रहा है, which is more than what it gets at home. इंडिया गेन्स LE. इंडिया को क्या मिल रहा है? LE ज्यादा गेन हो रहा है. एंड रशिया गेट्स ON. रशिया गेट्स व्हाट? रशिया को ये मिल रहा है. ON of X at home. ON उनको at home against NM of Y. NM बाप रे, ये देखो इनको इतना सारा मिल रहा है. इंडिया को कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा? LE NE तक पूरा मिल रहा है, और एक्स्ट्रा क्या है? LE वो लोग को एडिशनल मिल रहा है, वो प्रॉफिट मिल रहा है. और रशिया को कितना मिल रहा है? बाप रे, सी दिस, इट इज दिस मच. ये इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज रशिया ऑफ Y. समझ में आ रहा है? दिस इज इंडिया को प्रॉफिट हो रहा है, और इतना यहां तक N से लेके M तक रशिया को प्रॉफिट हो रहा है. From India, however, it secures ON of X by giving NE of Y, that is EM less of Y.
Russia saves or gain EM in terms of Y by entering into trade. He turn and see this. India gets LE more of Y and Russia gives EM less for Y. Right? Change in reciprocal demand leads to a shift in offer curve of that country. If India's demand for Russia's good becomes intense, then India is ready to offer more of X for given quantity of Y from Russia. This will result in India's offer curve shifting to the right as shown in this figure. अभी जितनी ज्यादा गाइस प्रोडक्शन और इंडिया को रशिया के प्रोडक्ट के लिए वो गुड्स इंटेंसली और ईगरली वो प्रोडक्ट की जरूरत है, तो उस हिसाब से वो लोग ट्रेडिंग करेंगे, तो वो ऑफर कर्व शिफ्ट हो जाएगा. राइट, ये इंडिया है, and R is रशिया. नाउ इंडिया यहाँ पे कर्व है, इंडिया की इंटेंस नीड बढ़ गई तो वो शिफ्ट होके I1 पे चला गया, दैट इज इंडिया 1. इट इज शिफ्टिंग बिकॉज आई एम इन नीड ऑफ मोर गुड्स and Russia is also in need of more goods for India's goods, तो ये R1 पे शिफ्ट हो जाएगा. राइट, फिर पहले यहाँ पर दोनों जन मिल रहे थे, अब यहाँ पे मिल रहे हैं T1 पे और यहाँ पे T2 पर मिल रहे हैं. If India is intends to get Russia's goods, then India will shift, and if Russia is intends for India's goods, then Russia's curve will shift, that is R1. Clear? ये पूरा एक्सप्लेनेशन है गाइस, यू जस्ट गो थ्रू इट. हम लिमिटेशंस पे जाते हैं सीधा. व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं. इट इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक assumptions like of Ricardian theory. Right? Theory is valid. According to Graham, if two countries involved are of equal size, if not smaller country will enjoy the benefit since the terms of trade will be fixed near to the exchange rate of the large country. अभी इंडिया बड़ी कंट्री है, इंडिया का पॉपुलेशन बड़ा है और अमेरिका का उसके सामने पॉपुलेशन कम है, तो साइज इक्वल कहाँ से मिलेंगे? कंट्रीज हर एक कंट्री की पॉपुलेशन डिफरेंट होती है. अभी चाइना की मेरे से ज्यादा है अमेरिका में, तो मुझे प्रॉफिट कम हो जाएगा. भी कौन सा कंट्री है जो इक्वल साइज देगा? राइट. मिल्स थियोरी does not take into account the domestic demand for traded commodity. Each country will export a commodity after satisfying its domestic demand. Hence, terms of trade is subject to domestic demand in both the countries. Cost of production. Supply is neglected. यहाँ पे डिमांड को लिया है तो सप्लाई को तो निग्लेक्ट ही कर दिया है. सप्लाई कितनी है, इसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, उसकी बातें नहीं हो रही. बस म्यूचुअल डिमांड होना चाहिए. मुझे डिमांड है, आपको डिमांड है, तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये थियोरी पॉसिबल नहीं है. थियोरी फेल्स टू कंसिडर द चेंजेस इन इनकम इन बोथ द कंट्रीज द डिमांड फॉर इंपोर्ट. अभी मेरे कंट्री में जो लोग हैं उनकी इनकम पर भी डिपेंड होता है ना, उस पर डिमांड डिपेंड होगी. अगर मेरे कंट्री में लोगों अनएम्प्लॉयड है, डिमांड ही नहीं है, तो फिर तुम लोग के कंट्री के गुड्स की क्या जरूरत? राइट. According to Graham, the theory is in its essence too fallacious. That is, you can say, is not real.
हवा में बातें करना तुम लोग जैसे बोल सकते हो. It should be discarded as it does not take into consideration many variables such as changes in wages, inflation, changes in external value of currency involved in balance of payment problems. अभी डॉलर की बात करें तो डॉलर की प्राइस अभी कितनी है, आफ्टर अ ईयर कितनी होगी, उसमें भी करेंसी वैल्यू भी चेंज होती है ना. चेंजेस इन वेज रेट, अभी मेरे यहाँ पे लेबर्स है वो उसके लिए वो लोग की सैलरी कितनी है वो अलग होगी. अमेरिका में वो लोग की लेबर्स की सैलरी कितनी है वो अलग होने वाली है. इन्फ्लेशन होता है, फिर चेंजेस हो जाते हैं. तो देर इज मेनी चेंजेस, और इसकी बात ग्राम ने कहाँ पे भी की ही नहीं है. Jacob Winner and some other economists consider the criticism leveled against Mill's theory, especially by Graham, are not valid. They argue that the concept of reciprocal demand is based on both supply and demand prices. Right? ये दोनों पे डिपेंड होता है, पर यहाँ पे सप्लाई को तो पूरा ही वो लोग ने निग्लेक्ट कर दिया. क्लियर? यहाँ तक गाइज हम एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड से स्टार्ट करूंगी. ओके, बाय बाय.